आज की सबसे बड़ी खबर, आज संसद में पेपर लीक के खिलाफ सबसे कड़ा कानून पेश होने जा रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसे लोकसभा में पेश करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पूरी संसद एकजुट होकर इस कानून को पास करेगी या फिर आज भी संसद में गतिरोध देखने को मिल सकता है। कांग्रेस दोनों सदनों में स्थगन का प्रस्ताव दे चुकी है। कांग्रेस के साथ साथ डीएमके और सीपीआई भी सस्पेंशन का नोटिस दे चुका है। इनकी मांग है कि 20 जुलाई को संसद कूच के दौरान प्रोटेस्टर्स पर हुई पुलिसिया कार्रवाई और पैलेट गन के इस्तेमाल पर चर्चा हो। ऐसा ही एक नोटिस डीएमके ने भी लोकसभा में दिया है। सरकार यह अपील कर रही है कि इस बिल पर चर्चा करें। राहुल गांधी गृहमंत्री को खत लिखकर जवाब मांग चुके हैं। विपक्ष की मीटिंग अब से थोड़ी देर में होने वाली है, उसके बाद पूरी रणनीति का पता चलेगा। लेकिन इतना तो क्लियर है कि यह लड़ाई अभी आसान नहीं होने वाली है। तो आज संसद में पेपर लीक कानून के खिलाफ कड़ा कानून वाला बिल पेश होने जा रहा है, जिसे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। इसमें कई ऐसे प्रावधान होंगे जिसके तहत लीक माफिया या पेपर लीक माफिया के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। 10 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है, 50 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है और साथ ही 10 साल तक की सजा का प्रावधान भी होगा। इसके साथ ही सरकार यह साफ करने जा रही है कि पेपर लीक को लेकर सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएगी, जिसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का भी बनाने का काम शुरू हो चुका है, जहां 3 महीने के अंदर सारे केसेस को निपटाया जाएगा और जो दोषी हैं उन्हें सजा दी जाएगी। आज की चर्चा में बीजेपी समेत एनडीए के स्पीकर्स की लिस्ट सामने आ चुकी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बिल पेश करेंगे। बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज, तेजस्वी सूर्या चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं। तो ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से पार्टी से अलग हुए सांसदों की नई पार्टी जो है एनसीपीआई, उसकी तरफ से सायोनी घोष और मिताली बेग को मौका मिल सकता है। टीडीपी से एल श्री कृष्ण देवरायुलू बोल सकते हैं, जो जेडीयू की तरफ से यह मोर्चा लल्लन सिंह संभालेंगे। शिवसेना की तरफ से श्रीकांत शिंदे बोलेंगे, तो अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी चर्चा में हिस्सा लेंगी। एलजेपी के रामविलास की ओर से अरुण भारती आज चर्चा में हिस्सा लेंगे और सुनील तटकरे भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि इस वक्त पूरे इस मामले में जो युवा सांसद हैं वो आज इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर इंडिया टीवी के देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आपके पास क्या जानकारी है, किस तरह से इस बिल को पेश किया जा रहा है, कितने बजे पेश होगा? हमारा संपर्क टूट गया। हम एक बार फिर से हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर से बात करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कौन कौन सांसद इस पर बात करेंगे। जितेंद्र सिंह इसे पेश करेंगे, बांसुरी स्वराज, तेजस्वी सूर्या इस पर बात करेंगे। एनसीपीआई से सायोनी घोष और मिताली बाग इसमें हिस्सा लेंगी और टीडीपी से लावू श्री कृष्ण देवरायुलू इसमें हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर, आज लोकसभा में पेश होने वाले बिल पर 8 से लेकर 10 घंटे की चर्चा हो सकती है और लोकसभा स्पीकर चर्चा के लिए समय तय कर सकते हैं। आज की चर्चा के लिए एनडीए अपने युवा सांसदों को आगे करने की रणनीति बना रहा है, इसलिए जो संभावित स्पीकर्स के नाम की लिस्ट आ गई है उसमें ज्यादातर युवा लीडर्स हैं। इतना तय है कि सरकार की ओर से अधिकांश वक्ता युवा ही होंगे। तो आज की चर्चा में 8 से 10 घंटे का वक्त तय रहेगा और बड़ी बात है कि एनडीए की ओर से तमाम जो युवा सांसद है उन्हें बोलने का मौका मिलेगा, जिसमें तेजस्वी सूर्या है, बांसुरी स्वराज है। इसके अलावा एनडीए के दूसरे 2 दल हैं, जिसमें खास तौर पे 20 सांसद जो टीएमसी से अलग होकर एनसीपीआई से जुड़े हैं, उनके भी ओर से इस वक्त सायोनी घोष और साथ ही साथ मिताली बाग हिस्सा लेंगी। और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जो इसमें हम नाम देख रहे हैं, आज जो बिल पेश होने जा रहे हैं, क्या इसमें रणनीति के तहत ही युवा चेहरों को सामने रखा गया है जो इस चर्चा में हिस्सा लेंगे? देखिए, दोनों ही चीजें मिक्स हैं इसमें। जैसे बीजेपी की तरफ से स्वाभाविक तौर पर रणनीति के तहत चाहे बांसुरी स्वराज हो या तेजस्वी सूर्या जो उनकी पार्टी के यूथ फेस हैं, उनको आगे रखा गया है। लेकिन दूसरे एनडीए के घटक दल में आप देखें तो एक्सपीरियंस लोग भी हैं, जैसे ललन सिंह की अगर आप बात कर लें या सुनील तटकरे जो एनसीपी से उनकी बात कर लें। लेकिन दिलचस्प ये रहेगा कि अपोजिशन का रवैया क्या रहता है। जैसे दोपहर 12 बजे के बाद जब इस बिल को पेश किया जाएगा और पास कराने की बात होगी, तो तकरीबन ये तय किया गया है कि 8 से लेकर 12 घंटे तक ये डिबेट चल सकती है। तो उस समय अपोजिशन क्या इस बिल को पास कराने के लिए हाउस की कार्रवाई को चलने देता है, या जैसा बार बार इस बात को पैलेट गन का और छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा कांग्रेस पार्टी के नेता उठा रहे हैं, एडजॉर्नमेंट मोशन का नोटिस भी दिया है,
तो उसको लेकर वो कोई कार्रवाई बाधित कर रहे हैं, वो देखने वाली बात रहेगी। हालांकि अपोजिशन के लिए काम करना आसान इस लिहाज से नहीं होगा कि फिर पब्लिक सेंटिमेंट में खराब जाएगा कि छात्रों की चिंता को ध्यान में रखते हुए पेपर लीक को रोकने के लिए कानून को और कठोर बनाने से संबंधित संशोधन पेश किया जा रहा है, उसमें आप व्यवधान डाल रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी देखने वाली बात रहेगी। जब अपोजिशन की बैठक होगी फिर थोड़ी देर बाद पार्लियामेंट में 10 बजे के लगभग, और जब पार्लियामेंट की रणनीति वो लोग तय करेंगे तब देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार ये मांग के चल रही है कि आज इस पे चर्चा हो सकती है। दूसरी तरफ राज्यसभा में भी एक महत्वपूर्ण बिल है, वंदे मातरम बिल, जिसको शुक्रवार को पेश किया गया था गृह राज्य मंत्री के द्वारा। वहां पर राज्यसभा में भी उसे पास कराने को लेकर चर्चा होनी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवेंद्र। पेपर लीक रोकने के लिए मोदी सरकार आज संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल पेश करने वाली है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये बिल पेश करेंगे। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल के जरिए सरकार ने पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी की है। अब नए बिल का कानून बनने के बाद पेपर लीक करने पर 10 साल की जेल, 10 करोड़ जुर्माना लगेगा। साथ ही अगर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी दोषी हुई तो 8 साल के लिए ब्लैकलिस्ट भी हो जाएगी। वही कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर दोषी पाए जाते हैं तो 10 साल जेल होगी, 10 करोड़ जुर्माना लगेगा। और इसके साथ ही कोचिंग संस्थान अगर पेपर लीक में शामिल हुए तो उनकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तो ये कुछ कड़े कानून के प्रावधान रखे गए हैं जो पेपर लीक को रोकने के लिए और पेपर लीक को चलाने वाले सिंडिकेट के खिलाफ आने वाले कानून में लागू रहेंगे ताकि इनके ऊपर नकेल कसी जा सके। सरकार का मास्टर स्ट्रोक, पेपर लीक माफियाओं में खौफ। पीएम मोदी का वादा, जेल में सड़ेंगे पेपर लीक माफिया। पेपर लीक पर बनेगा कानून, परीक्षा की टेंशन होगी खत्म। मोदी सरकार पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने के लिए आज संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल पेश करने जा रही है। इस बिल को पेश करने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दी गई है। बिल को लोकसभा में पास कराने की जिम्मेदारी भी जितेंद्र सिंह के पास ही है। इस बिल में पेपर लीक करने वालों को सख्त से सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। पेपर लीक पर पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि अब पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं। मोदी सरकार आज जो पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल पेश करने जा रही है उसमें अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक कराने का दोषी पाया गया तो उसे कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर एग्जाम कराने वाला सर्विस प्रोवाइडर पेपर लीक में शामिल हुआ तो उसे 8 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और 5 करोड़ का जुर्माना भी लगेगा। अगर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का डायरेक्टर या सीनियर मैनेजर पेपर लीक कराने का दोषी पाया गया तो उसे 5 साल से 10 साल की जेल होगी और 5 करोड़ रुपए जुर्माना लगेगा। वहीं ऑर्गेनाइज तरीके से पेपर लीक और परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोहों के लिए सजा और भी कड़ी होगी। ऐसे मामलों में न्यूनतम 7 साल की जेल, जुर्म ज्यादा गंभीर पाया गया तो 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगेगा। पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार कोचिंग संस्थानों पर भी नकेल कसने जा रही है। अगर कोचिंग संस्थान पेपर लीक कराते हैं तो उनकी पूरी संपत्ति सीज कर ली जाएगी और परीक्षा कराने का सारा खर्च भी उन्हीं से वसूला जाएगा। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल में पेपर लीक से जुड़े क्राइम को अलग अलग कैटेगरी में भी बांटा गया है। इसमें प्रश्न पत्र लीक करना, OMR सीट से छेड़छाड़, फर्जी वेबसाइट बनाना, फर्जी एडमिट कार्ड जारी करना और परीक्षा प्रक्रिया में धोखाधड़ी शामिल है। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल में परीक्षाओं के लिए नई गाइडलाइंस तय करने का भी प्रावधान है। इसमें परीक्षा केंद्रों का प्री ऑडिट, उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक जांच, सुरक्षा व्यवस्था, सीट आवंटन,
क्वेश्चन पेपर तैयार करने, क्वेश्चन पेपर अपलोड करने की प्रक्रिया, परीक्षा में निगरानी, परीक्षा के बाद की गतिविधियां और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए स्क्राइब उपलब्ध कराने जैसे प्रावधान शामिल हैं। इसके साथ ही पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी अधिकार दिए गए हैं। राज्यों को किसी भी सेशन कोर्ट को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार दिया जाएगा। इन अदालतों में पेपर लीक केस की रोजाना सुनवाई होगी। चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के अंदर केस का निपटारा करना होगा। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार किसी भी मामले की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स भी गठित कर सकेगी। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल को लेकर राज्यों में भी तैयारी शुरू हो गई है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि अब पेपर लीक माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। मोदी सरकार जहां पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल के जरिए पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष दूसरा एजेंडा सेट करने में लगा है। Our leader Rahul Gandhi has demanded to the Prime Minister and the government. Some of them are already done. Number one is government for resignation. This is the demand of entire nation. This is the demand of entire students, because he is the symbol of this entire CBSE NEET episode. Our leader wrote a letter to the Home Minister of India asking questions. Who given pellet gun to this police to attack students? Who ordered? Whether the Home Minister ordered? Who told the police officers to beat the students brutally? When policemen beaten our lady students? Who is responsible for all this? These are the questions tomorrow Amit Shah has to answer. We will not allow Amit Shah without answering all these questions in the parliament. नए विधेयक पर बाकी विपक्षी पार्टियों का रुख अभी पूरी तरह साफ नहीं है। संसद भवन में आज सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे के केबिन में इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी। इस बैठक में संसद में विपक्ष एंटी पेपर लीक कानून में संशोधन से जुड़े बिल को लेकर रणनीति बनाएगा। इस बैठक में तय होगा कि इस बिल पर विपक्ष का क्या रुख रहेगा। भाई आप बिल लेके आओ या कुछ भी लेके आओ, ये काम तो तब होगा जब आप करोगे। जो मौजूदा कानून है वो कानून ही अपने आप में इतने मजबूत है कि आप सजा दिला सकते हो, लेकिन आपका दिलाना मकसद नहीं है। आप कह रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, हैं? आपके फास्ट ट्रैक कोर्ट में निर्णय तो तब आएगा ना जब आप चार्जशीट दाखिल करोगे। बताइए, आपने पिछले उसमें चार्जशीट दाखिल की क्या? चार्जशीट ही नहीं दाखिल हुई। तो आपको करना नहीं है, सिर्फ बातें और झुंझुना पकड़ाना है। झुंझुने से काम नहीं चलेगा। हालांकि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल का मकसद परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को मजबूत करना है। और सरकार आज जहां पर पेपर लीक के खिलाफ बिल लाने जा रही है, वहीं पर विपक्ष ने संकेत दिए कि वो प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर हंगामा कर सकते हैं। सुबह 9:45 पर आज विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की एक बैठक होने जा रही है। यह बैठक कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में होगी। और इस बैठक में आज विपक्ष आगे की रणनीति को तय करेगा। इस बीच ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर चर्चा का नोटिस दिया है। राहुल गांधी भी ये मुद्दा पहले उठा चुके हैं। ऐसे में आज जब सीजेपी का आंदोलन इस बिल का भरोसा दिलवाने के बाद खत्म हुआ है, तो देखना यह है कि विपक्ष इस बिल को पास करवाने में आज सहयोग करता है या फिर आज एक बार फिर से सदन में हंगामे के आसार हैं। पवन नारा इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, लंबी एक लड़ाई हुई, हमने प्रदर्शन देखा, तकरीबन 36 दिनों के प्रदर्शन के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ है और आज एंटी पेपर लीक बिल सदन में रखा जाएगा। तो ऐसे मौके पर विपक्ष इस बिल पर सरकार के साथ दिखना चाहेगा या सरकार से अलग कोई लाइन ले सकता है? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि विपक्ष की तरफ से स्थगन प्रस्ताव दिया गया है पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर,
पुलिस फोर्स के इस्तेमाल को लेकर डीएमके की तरफ से एक स्थगन प्रस्ताव दिया गया है, कांग्रेस की तरफ से एक स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। स्पष्ट है कि ये बिल पर चर्चा के लिए 8 से 10 घंटे का वक्त रखा गया है, लेकिन क्या सचमुच ये आज विपक्षी नेताओं की 9:45 पर होने वाली बैठक के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन एक संकेत स्पष्ट है कि विपक्ष जरूर चाहेगा कि छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ और पैलेट गन चली उस पर चर्चा हो, और अगर इस बात पर विपक्ष अड़ता है तो एक बार फिर आपको टकराव देखने को मिलेगा। लेकिन अभी उस बैठक के बाद तय होगा कि विपक्ष की रणनीति क्या है। एक बात तय है कि एंटी चीटिंग लॉ जो है उसको लेकर जब विपक्ष से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहे तो पहले ही सजा दिलवा सकती है, यानी वो सरकार की इस कोशिश को गंभीरता से नहीं लेना चाहते और अपना विषय अलग उठाना चाहते हैं। तो लगता है कि आज टकराव दिखाई दे सकता है स्थगन प्रस्ताव को लेकर। लेकिन पवन, जिस तरह से जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके ओर से जो प्रोटेस्ट को वापस ले लिया गया, क्योंकि सरकार ने उनकी सारी मांगे मान ली हैं और कानून अब लाया जा रहा है, क्या उस कानून का विरोध करके जब उसको पास होने के लिए लाया जा रहा है सदन में, क्या विपक्ष अपने स्टैंड को इस तरह से धूमिल कर सकती है इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए अमित, इस बात को समझना होगा कि विपक्ष इस बिल का विरोध नहीं कर रही है, विपक्ष अपनी अलग राह तलाश रही है। विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन हुआ, उसको लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया गया है और वो लाठीचार्ज और पैलेट गन एक पॉइंट ऑफ इसको लेकर वो कह रहे हैं कि हम छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ उसको हम सदन में उठाना चाहते हैं, इसीलिए हमने अच्छा पवन, मैं आपको जरा रोकना चाह रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है कि 20 जुलाई को प्रोटेस्ट पर एक्शन को लेकर, छात्रों के प्रोटेस्ट पर चर्चा को लेकर कांग्रेस की ओर से राज्यसभा में नोटिस दिया गया है, जिसमें डीएमके के साथ साथ तमाम वो विपक्षी सांसद मौजूद हैं, पार्टियां मौजूद हैं जो बीजेपी के विरोध में है। पवन, अपनी बात आप पूरी करें, क्योंकि एक जो नैरेटिव जाएगा, जो विरोध कर रहे हैं, क्या उसका खामियाजा भुगतने के तैयार है विपक्ष? देखिए, बात नैरेटिव की ही है। विपक्ष अपना पक्ष रखना चाहता है कि हम छात्रों के मुद्दे को सदन में उठाना चाहते हैं। उनके साथ जो हिंसा हुई या पुलिस ने लाठीचार्ज किया या आरएएफ की तरफ से पैलेट गन चलने की अब पुष्टि हो चुकी है, जांच इस बारे में चल रही है, तो जरूर छात्रों के मुद्दे पर वो इस बात को करना चाहते हैं। नैरेटिव हर पक्ष अपना बनाना चाहता है। सरकार की तरफ से एंटी चीटिंग बिल लेकर आया गया है तो विपक्ष सिर्फ उसके सुर में सुर लाता हुआ नहीं दिख। विपक्ष चाहता है कि जो युवाओं का मुद्दा है उसको लेकर वो सदन में चर्चा करें। जब चर्चा की बात आई की तरफ से उन्हें चुनौती दी गई थी, लेकिन विपक्ष की मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। वो मामला अब सिमट गया है, निपट गया है, तो अब टकराव या फ्लैश पॉइंट अगला ये है पर चर्चा होती है या नहीं, और उस चर्चा के लिए विपक्ष कितना अड़ता है या नहीं। यानी विपक्ष अपनी एक छात्र हितैषी लाइन खींचना चाहता है, सत्ता पक्ष एंटी चीटिंग बिल के साथ ही दिखाना चाहता है कि वो कितना गंभीर है इस चीटिंग वाले विषय को। ऐसा नहीं कि विपक्ष इस एंटी चीटिंग बिल का विरोध करेगा, लेकिन वो अपनी बात, अपनी लाइन आगे खींचकर बड़ी करना चाहता है। अखिलेश यादव इस वक्त कुछ कह रहे हैं, जरा उनको पहले सुन लेते हैं। जब हाउस में जाके बात करेंगे। नहीं, अभी तो फिलहाल जो छात्र नौजवानों के साथ कई जगह पर सरकार केस करा रही है, मुकदमे लिखा रही है। सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए, और सरकार के लिए चेतना ही चुनौती बन गई। और अभी तो बात हम सब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बैठ के बात करेंगे क्या तय करना है। एक इशारा मिल गया है अखिलेश यादव की तरफ से कि अभी तो बात उसकी होगी कि जो अलग अलग जगहों पर छात्रों के खिलाफ केसेस दर्ज हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, पहली बात उस पर होगी। पवन, अगर विपक्ष इस बात के लिए राजी भी हो जाए कि वो बिल को आज सपोर्ट करेगा, तो फिर आगे इस जो छात्रों की बात है, छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की, उनके खिलाफ पैलेट गन के इस्तेमाल की, ये बात तो शायद फिर ठंडे बस्ते में चली जाएगी। इसलिए भी विपक्ष नहीं चाहेगा कि वो मुद्दा खत्म हो।
देखिए, सीधी सी बात है, विपक्ष का फर्ज है या कहें कि ड्यूटी है कि अपने मुद्दे को उठा के रखना। वो भी राजनीति करने आए हैं, वो भी रेलेवेंट होना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सरकार के सुर में सुर मिलाते हुए दिखना चाहते हैं। वो विरोध नहीं करेंगे इस एंटी चीटिंग बिल का, लेकिन वो अपनी बात जरूर रख रहे हैं। अखिलेश यादव ने उस तरह के तेवर दिखा दिए हैं कि पहले बात छात्रों पर हुए अत्याचार की हो और उन पर जो मामले दर्ज किए जा रहे हैं उसको लेकर हो, तो सीधी सी बात है, छात्रों का हितैषी दिखने की इस लड़ाई में विपक्ष पीछे नहीं रहना चाहता और विपक्ष इसीलिए स्थगन प्रस्ताव लेकर आया है। और विपक्ष की रणनीति भी यही दिखेगी कि आप चीटिंग के लेकर जो कानून ला रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन पहले बात छात्रों के साथ हुए अत्याचार की हो। तो इससे स्पष्ट है कि विपक्ष छात्र हितैषी दिखने के लिए अपनी इसी लाइन पर आगे बढ़ेगा। छात्रों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ उस पर सरकार से जवाब मांगेगा। पवन, लेकिन इसमें सरकार की ओर से क्या रणनीति अपनाई जा रही है? विपक्ष की जो ये पूरी की पूरी लामबंदी हुई है इसके खिलाफ। देखिए, लामबंदी की बात यह है कि सरकार की तरफ से सीधे तौर पर विपक्ष को चुनौती दी गई थी। शुक्रवार की अगर हम बात करें, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ था, शुक्रवार तक विपक्ष लगातार यह मांग कर रहा था कि इस मामले पर चर्चा हो। सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी। उन्होंने कहा कोई शर्त मत रखिए, आप बिना शर्त के वक्त आप तय कीजिए, ड्यूरेशन आप तय कीजिए, उस पर हम चर्चा कर रही थी। पर हम ये उम्मीद करेंगे कि वो सहयोग करे और प्रधानमंत्री जी ने और भारत की सरकार ने, इस सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं, जो मेजर्स लिए हैं, जिस तरह युवाओं की और छात्र छात्रियों की आवाज सुनी गई, आई थिंक इट्स अ वेलकम मूव। आगे चर्चा बढ़े और एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो, डिस्कशन हो, यही चाहूंगी एक पार्लियामेंटेरियन होने के नाते। शाइनी घोष को आप सुन रहे थे, जहां पर शाइनी घोष ने बोला है कि सरकार की ओर से कदम उठाया गया है, बिल लाया जा रहा है, इस पर एक कंस्ट्रक्टिव चर्चा होनी चाहिए। पवन, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा आगे। हाँ, तो लगातार कह रहा था कि जब तक तैयार नहीं, सरकार कह रही थे। तो पवन, आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। तो आज सरकार की कोशिश है कि यह बिल सदन में पेश हो और इस बिल पर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष की रणनीति क्या होगी वो अब से थोड़ी देर बाद एक बैठक होनी है मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में, जिसमें विपक्ष के फ्लोर लीडर्स बैठेंगे और आज और आगे के लिए रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि अखिलेश यादव ने एक तरीके से मकसद अपना साफ कर दिया, बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि पहले बात जो है वो छात्रों के खिलाफ हो रही एफआईआर, पैलेट गन के इस्तेमाल, इन सारे मुद्दों पर पहले बात होगी, उसके बाद फिर आगे कोई बात होगी। बहरहाल, एक तरफ आज सरकार पेपर लीक के खिलाफ संसद में कड़े कानून वाला एक बिल लाने की तैयारी में है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से एक वीडियो संदेश जारी करके एक हाई पावर टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया। नंदन नीलकेणी की अगुवाई वाली 6 सदस्यों की यह कमेटी सरकार को पेपर लीक को रोकने के मामले में सुझाव देगी। अब इसके साथ ही परीक्षा में पारदर्शिता लाने के तरीके पर भी बात होगी। इस कमेटी के बारे में ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने जो वीडियो जारी किया उसमें कहा है कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने कहा है कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना दिया है, परीक्षा प्रणाली को और पारदर्शी बनाया जाएगा। यह कमेटी सरकार को बताएगी कि एग्जाम सिस्टम में टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसपेरेंसी लाएगी और परीक्षाओं पर भरोसा मजबूत होगा। पीएम मोदी का यह वीडियो भी वायरल हो चुका है, इसे भी पहले कुछ घंटों में 110 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। परीक्षा सुधारों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। हाई पावर टास्क फोर्स बताएगी कैसे लीक प्रूफ होगा पेपर। जब जब बात छात्रों के भविष्य की होती है, पीएम मोदी किसी के नहीं सुनते। परीक्षा पर चर्चा हो या फिर पेपर लीक को लेकर लिए जाने वाले फैसले, पीएम का मिशन शुरू हो चुका है। अब पेपर माफिया से लेकर हर साजिशकर्ता अपने अंजाम तक पहुंचेगा। आज जब संसद में परीक्षा सुधार बिल आ रहा है, उससे पहले पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो जारी करके लीक प्रूफ सिस्टम बनाने की बड़ी तैयारी का ऐलान कर दिया है।
फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संसद में परीक्षा सुधार बिल आने से ठीक पहले पीएम मोदी ने जिस हाई पावर कमेटी का ऐलान किया है उसके मेंबर्स भी देख लीजिए। इस टास्क फोर्स की अगुवाई करेंगे जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी, इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामाकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक एक्सपर्ट अमृत लाल मीणा। प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते कि परीक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोई कमी रह जाए, इसलिए एक तरफ संसद में बिल आ रहा है तो दूसरी तरफ हाई पावर टास्क फोर्स बनाई गई है। 6 सदस्यों वाली ये टास्क फोर्स परीक्षा प्रणाली को लीक प्रूफ बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करेगी। टास्क फोर्स सरकार को वो उपाय बताएगी जिसमें परीक्षा प्रणाली भरोसेमंद बनेगी। टास्क फोर्स ये भी बताएगी कि कैसे टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल से एग्जामिनेशन सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। टास्क फोर्स द्वारा दिए गए सुझावों को सरकार लागू करेगी। पीएम मोदी ने जिन नंदन नीलेकणी का चुनाव इस टास्क फोर्स के लिए किया है, उस नाम ने विपक्ष खासकर कांग्रेस को जरूर हैरान कर दिया होगा। नंदन नीलेकणी को देश के आधार कार्ड का जनक कहा जाता है। वो आईटी कंपनी इन्फोसिस के को-फाउंडर और फिलहाल गैर कार्यकारी चेयरमैन हैं। साल 2009 में नंदन नीलेकणी को कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत में आज डिजिटल पेमेंट के रीढ़ बन चुके यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI के तकनीकी ढांचे को डिजाइन और डेवलप करने में नीलेकणी की विशेषज्ञता का बड़ा रोल रहा है। पद्म भूषण से सम्मानित नीलेकणी ने साल 2014 में बेंगलुरु साउथ लोकसभा सीट पर कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के अनंत सिंह ने उन्हें हरा दिया। लेकिन जब बात देश की आई, छात्रों की आई, पेपर लीक जैसी बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करने की आई, तो पीएम मोदी ने दल नहीं देखा। देश का नौजवान, देश का छात्र क्या चाहता है पीएम मोदी जानते हैं, इसलिए पीएम ने उन्हीं के अंदाज में संवाद का तरीका चुना है और पीएम की इस मुहिम का असर भी हुआ है। रविवार शाम को जारी इस वीडियो को शुरुआती 7 घंटे के अंदर 110 मिलियन यानी 11 करोड़ लोगों ने देख लिया। 90 लाख से भी ज्यादा लोगों ने पोस्ट लाइक की, करीब 8 लाख ने कमेंट किया तो लाखों लोगों ने इसे रीपोस्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी का पहला वीडियो 23 जुलाई की रात को आया। शुरुआती घंटों में ही इसने रिकॉर्ड बना दिया। 24 घंटे में 30 करोड़ से ज्यादा व्यूज का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। उसके बाद अगला वीडियो 24 जुलाई शुक्रवार देर रात आया, जिसमें पीएम मोदी ने सुझावों के लिए धन्यवाद दिया। तीसरा वीडियो रविवार शाम को आया है, जिसमें पीएम ने बताया है कि वो मामले का हर लीक बंद करके रहेंगे। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो,
हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार परीक्षा सुधारों पर दिए गए सुझावों को गंभीरता से ले रही है। यही वजह है कि जंतर मंतर पर धरना कर रहे छात्रों से संवाद कायम करके उनकी मांगे तो मान ही गई। अब सरकार एक कदम आगे बढ़कर हर वो उपाय कर रही है जिससे पेपर लीक में कोई गुंजाइश न रहे। लेकिन विपक्ष को इस टास्क फोर्स में भी राजनीति दिख रही है। पहले कर देते, अब तो घुटने टेक दिया है, सरेंडर कर गए। पहले बार मोदी जी सरेंडर किए हैं, तो इनको तो बनाना ही था, लेकिन दबाव में बना। तो एक मैसेज है जरूर देश में गया है कि ये सरकार दबाव के बगैर, आंदोलन के बगैर कोई चीज मानती नहीं। प्रधानमंत्री जी हड़बड़ाहट में और जन दबाव में सब फैसले कर रहे हैं। ये जो कमेटी बनी है, मेरा आग्रह है कि हिंदुस्तान के जो शिक्षाविद हैं, शिक्षा विशेषज्ञ हैं, उन सबसे सलाह मशवरा किया जाए कि किस तरह से स्थिति पर नियंत्रण लाया जाए। मैं समझता हूँ पूरे देश में इस पर बहस चलेगी तो उसके जरूर सार्थक परिणाम आएंगे। हम लोग पूरी तरीके से इसके ऊपर सीरियस हैं और इस इशू के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने जो अभी कानून बनाने जा रहे हैं और ये जो अभी टास्क फोर्स किया है, ये सारी चीजें इस नकल को और इस एजुकेशन की जो एग्जामिनेशन की प्रणाली है उसको सबसे बेस्ट करने के लिए, काम करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। टास्क फोर्स जल्द ही काम करना शुरू कर देगी। आज संसद में बिल आ रहा है। सरकार को उम्मीद है कि विपक्ष इसमें सहयोग करेगा और देश के करोड़ों करोड़ों छात्रों को फुल प्रूफ एग्जाम सिस्टम मिल जाएगा। फ्रेंड्स, और पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, ये टास्क फोर्स बनाया गया है, उसकी कमान सौंपी गई है नंदन नीलकेनी को, जो खाटी कांग्रेसी है, बीजेपी के खिलाफ बेंगलुरु से चुनाव भी लड़ चुके हैं, वहां पर हालांकि हार गए थे। अब क्या विपक्ष के लिए एक कह सकते हैं कि सरकार ने ऐसा गुगली मारा है, ऐसा गेंद फेंका है कि पूरी तरह से बोल्ड हो गए, विरोध नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल, नंदन नीलकेनी की पहचान कांग्रेसी समर्थक होने के अलावा एक टेक्नोक्रेट की भी है। और यहां सरकार सीधे तौर पर स्पष्ट कहना चाहती है कि देखिए, हमने एक टेक्नोक्रेट को बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो। इसमें आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर भी हैं। तो सवाल यह है कि ह्यूमन इंटरवेंशन को कैसे कम किया जाए। और जब नंदन नीलकेनी को बनाया गया तो कांग्रेस की तरफ से बहुत से लोगों ने इस तरह सुझाव दिए कि इसका विरोध करते हुए कहा जाना चाहिए कि इस कमेटी में कौन होगा, इसको चुनने का अधिकार नंदन नीलकेनी के पास होना चाहिए। लेकिन आधिकारिक तौर पर ऐसी बात नहीं आई है सामने। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से नंदन नीलकेनी को बनाया है, जरूर कांग्रेस को इस मुद्दे पर कम से कम कमेटी पर सवाल खड़े करने से पहले वो कांग्रेस 4 बार सोचेगी, क्योंकि वो खुद कांग्रेस समर्थक रहे हैं, राहुल गांधी के करीब माने जाते हैं, कांग्रेस से टिकट लड़ चुके हैं। लेकिन उनकी एक छवि नंदन नीलकेनी की टेक्नोक्रेट की भी है। लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं पवन, इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात बिल्कुल साफ कर दिया कि जब बात देश की आती हो तब उनसे ये नहीं देखते प्रधानमंत्री मोदी कि वो किस पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है या फिर किसी दूसरे विपक्ष के साथ वो है या नहीं। उनके लिए देश मायने रखता है, इसलिए उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो खांटी रूप से कांग्रेसी माने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।